हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास स्पेशली जो शाम को 5 बजे होती है। कब होती है? शाम को 5 बजे होती है, जो स्पेशली एसएससी जीडी के लिए है। किसके लिए है? स्पेशली एसएससी जीडी के लिए, जिसमें हम हिंदी के 25 वो प्रश्न लेकर आते हैं जो प्रश्न पिछली बार एसएससी ने पूछे हैं, विभिन्न शिफ्टों में पूछे हैं, विभिन्न शिफ्ट्स में उन्होंने एग्ज़ाम पूछे एसएससी ने। तो मैं वो क्वेश्चन 25 लेकर आता हूँ, आप सभी जुड़ जाइए। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए बेहतरीन 25 प्रश्न मैं शाम को 5 बजे करवाता हूँ। हिंदी के 25 प्रश्न, क्योंकि जीडी का पेपर बहुत नज़दीक है। पूरे में पूरे नंबर यदि चाहते हैं तो शाम को 5 बजे जुड़ जाइए। बेहतरीन क्लास चला रहे हैं, बहुत शानदार यूट्यूब पे। चलिए बताइए, बहुत शानदार क्लास चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बेहतरीन फिर से 25 प्रश्न हैं हिंदी के। चलिए बताइए, पहली बार ये ऐसी कहावत सुन रहे होंगे, 5 की लकड़ी 1 जने का बोझ। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये लोकोक्ति थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये ऐसी ही है, हमने इस पर रिसर्च किया था। 5 की लकड़ी 1 जने का बोझ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एग्जाम में आई हुई लोकोक्ति है, बहुत शानदार प्रश्न है। 5 की लकड़ी 1 जने का बोझ क्या होगा? मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। रट लेना, ये लोकोक्ति थोड़ी अटपटी है, समझ नहीं आता क्या है, पर एग्ज़ाम क्रैक करना है, कौन सा विद्वान बनना है, एग्ज़ाम की दृष्टि से ध्यान रखना है कि मिलकर काम करने से कार्य भी सरल हो जाता है। मिलकर कार्य करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। चलिए आज फिर से एक बार 25 प्रश्न लेकर आए हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि कृष्ण के किस पर्याय में बहुब्रीहि समास है? कृष्ण का ऐसा कौन सा पर्यायवाची है जिसमें बहुब्रीहि समास है? तो सर कृष्ण के सभी पर्यायवाची हैं। अच्छा, अब वो वाला पर्यायवाची बताओ जिसमें बहुब्रीहि समास हो। तो वो वाला कौन सा है? माधव भी है, मुरारी भी है, मुकुंद भी है, गोपाल भी है। कृष्ण के सभी पर्यायवाची हैं, लेकिन बहुब्रीहि समास वाला कौन सा है? मुरारी। मुरारी में बहुब्रीहि समास है। ये कृष्ण का ऐसा पर्यायवाची है जिसमें बहुब्रीहि समास है। कैसे सर? मुरारी का समास विग्रह करें। अच्छा ध्यान से सुनो, मुरारी का समास विग्रह होता है मुर। मुर का अरि। मुर का अरि है जो अर्थात मुरारी। मुर का अरि है जो अर्थात मुरारी। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा विग्रह? हाँ, मुर एक राक्षस था। इस राक्षस को कृष्ण ने मार दिया था। मुर नाम के राक्षस को कृष्ण ने मारा था। तो मुर का अरि, और अरि मीन्स होता है दुश्मन। तो इस राक्षस का, मुर नाम के राक्षस का दुश्मन क्या कहलाता है? मुरारी। अर्थात कौन है मुरारी? कृष्ण। कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। इसलिए मुरारी में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए कि धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? यदि कोई धातु है और उसके साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होगा? तो ध्यान रहे, धातु कहे चाहे क्रिया कहे, प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? उस शब्द के, उस क्रिया के, उस धातु के अंत में। प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है। किसी के अंत में पूछे, प्रत्यय हमेशा शब्द के उसके अंत में लगेगा, और उपसर्ग पूर्व में लगता है, पहले लगता है। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए बताइए, हमारा शानदार प्रश्न है, शानदार 25 प्रश्न जो पिछली बार एग्जाम में आए हुए हैं। बेहतरीन 25 प्रश्न है कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं?
बताइए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है। सर, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताएं वो विशेषण हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। अच्छा, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? उसे विशेष कहते हैं। और जो विशेषता बताए उसे विशेषण। ऐसे भी प्रश्न बन जाता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या है? वह तो विशेष है। चलिए, बहुत बेहतरीन काल से प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। मैं सो चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? क्या आपने रात्रि 9 बजे वाली क्लास की है? मेरी हिंदी की संपूर्ण हिंदी का रिवीजन वाली क्लास की है। रात्रि 9 बजे मैं काल टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। मैं टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ाता हूँ, वहाँ काल भी पढ़ाया है। मैं सो चुका हूँ, कौन सा भूतकाल का कौन सा भेद है? सर, आसन्न भूत है। कौन सा है? आसन्न भूत है। मैं सो चुका हूँ, ये आसन्न भूतकाल है। और चलिए अगले प्रश्न पर। बताइए, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? बताइए। कौन सा शब्द तद्भव है? सर, नरक भी तत्सम है, पाणी भी तत्सम है, चंद्र भी तत्सम है। पैर एक तद्भव शब्द है। पैर तद्भव है। पैर का तत्सम क्या होता है? पैर का तत्सम पाद होता है। पैर का तत्सम क्या होता है? पाद होता है। और चलिए अगले प्रश्न पर। हमारा शानदार प्रश्न है। बताइए, बताइए कि काव्य में रस कितने माने जाते हैं? अर्थात प्रश्न का पूछने का मतलब है कि रसों के कितने भेद होते हैं? रसों के कितने भेद? तो दो ऑप्शन ये हैं और मैं दो और दिखा दूं, ये हैं। तो रसों के कितने भेद होते हैं? सर, 9 भेद होते हैं। रस के 9 भेद। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों के 8 भेद होते हैं। उन्होंने शांत रस को रस का भेद नहीं माना, शांत रस को रस लक्ष्य माना है। और भरत मुनि जी कहते हैं अन्य रसों की उत्पत्ति इसी रस से हुई है, शांत रस से हुई है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। मैं शानदार 25 प्रश्न लेकर आया हूँ। बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। बहुत शानदार 25 बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूँ, प्रीवियस ईयर आए हुए एग्जाम में। शुद्ध वाक्य पहचानिए। बताइए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? मंत्री ने आज सभा में बोले। मंत्री ने आज सभा में बोले नहीं, मंत्री ने आज सभा में बोला होना चाहिए। मंत्री ने आज सभा में बोले, इसमें भी गलती है। मंत्री आज सभा में बोले और मंत्री ने आज सभा में बोला। तो मंत्री ने आज सभा में बोला ये भी हम कह सकते हैं, और मंत्री आज सभा में बोले ये भी। अब दोनों में सबसे ज़्यादा ठीक कौन सा है? तो ऑप्शन सी, मंत्री आज सभा में बोले। हम देखो, ऐसा नहीं कह सकते मंत्री ने आज सभा में बोला। मंत्री के लिए सम्मान सूचक शब्द आना चाहिए। तो मंत्री आज सभा में बोले, ऑप्शन सी। यदि सी वाला नहीं होता तो डी हमें मजबूरन करना पड़ता। ऑप्शन सी सही है, मंत्री आज सभा में बोले। मंत्री आज सभा में बोले। चलिए, निर्देश पढ़िए 34 से 38। नीचे दिए गए निर्देश क्या है? सर, रिक्त स्थान भरने हैं। अच्छा, रिक्त स्थान कैसे? यहाँ जो नंबर पड़ा है, यहाँ ये इस बात का सूचक है कि यहाँ पे खाली जगह है। यह इस बात का सूचक है यहाँ खाली जगह है। यहाँ खाली जगह है। तो बताओ 34 नंबर पर क्या भरा जाएगा? यहाँ खाली पड़ी हुई जगह है। शरद ऋतु के बाद सर्दी का बढ़ने लगता है। तो 34 में क्या भरा जाएगा? शरद ऋतु के बाद सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगता है।
बी आएगा, जहाँ 34 नंबर है बी आएगा। आगे पढ़िए, तथा होता है 35 नंबर पर क्या भरा जाएगा? तथा होता है, तथा क्या होता है? प्रकोप बढ़ने लगता है। तथा आरंभ होता है, तथा आरंभ होता है, तथा आरंभ होता है। अब 36 में क्या भरा जाएगा? 36 में हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। बताइए क्या भरा जाएगा यहाँ 36 में? तो पहले देख लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, मैं वहीं पहुंचा दूं आपको जहां आप थे। पढ़िए, 36 में क्या भरा जाएगा? खाली स्थान ऋतु का, खाली स्थान ऋतु का। तो 36 में क्या भरा जाएगा? बसंत ऋतु का, शिशिर ऋतु का, हेमंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का। क्या भरा जाएगा? बताइए बताइए क्या भरा जाएगा? सूर्य दक्षिणायन की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर देता है, सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगता है ना? आरंभ होता है, तथा आरंभ होता है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? कौन सी ऋतु का? जल्दी से बताइए। फिर इसके बाद क्या भरा जाएगा? सर जल्दी से बताइए। 36वां का आंसर, 36वां का आंसर सर हमारे ख्याल से बसंत होना चाहिए। 1 मिनट, इसके आंसर भी हैं, ऑफिशियल आंसर है, ऑफिशियल आंसर हैं। चलिए चलिए, 36 का देखिए बी दिया गया है। 1 मिनट रुक जाइए, देखिए कोई क्वेश्चन गलत ना हो, है ना? आपको गलती से भी कोई क्वेश्चन ना बताएं। 36 का बी सिसर भरा जाएगा, सिसर। और 37 में क्या भरा जाएगा? यहाँ भरा जाएगा ठिठुरने। 37 में क्या भरा जाएगा? सर 37 में भरा जाएगा कांपने, कांपने। 38 में भरा जाएगा लाभदायक। और 39 में क्या भरा जाएगा? अच्छा 38 तक हैं, अब देख लो। ये जो गद्यांश भरने वाला है आप चेक कर लेना, है ना? यहाँ भरा जाएगा सूर्य दक्षिणायन की ओर यात्रा आरंभ करता है, वायु में ठंड बढ़ जाती है जिससे लोग ठिठुरने लगते हैं, यह ऋतु का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस ऋतु में पाचन शक्ति बढ़ने से, है ना, हजम हो जाता है। तो आप देख लेना, ठीक है? हमने सबके आंसर बता दिए हैं, क्योंकि गद्यांश उधर है, ऑप्शन इधर है, थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए, मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल किसका उपन्यास है? बताइए। मैला आंचल फणीश्वर नाथ, फणीश्वर नाथ का उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल। और जहाँ पूर्व पद प्रदान हो, पूर्ण लिखा है, पूर्व होना चाहिए, जहाँ पूर्व पद प्रदान हो वहाँ कौन सा समास होता है? जहाँ पूर्व पद प्रदान हो, सर पहला पद पूर्व पद प्रदान हो और वही पद अव्यय हो, उसमें अव्ययी भाव समास होता है। जिसके दोनों पद प्रदान हो वह द्वंद्व समास है। जिसका एक भी पद प्रदान ना हो, कोई तृतीय पद प्रदान हो, वह बहुब्रीहि समास है। और चलिए अगले प्रश्न पर। बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अनल, कृसान, हुतासन किसके पर्यायवाची हैं? अनल, कृसाणु, हुतासन ये किसके पर्यायवाची हैं? बताइए सर, ये किसके पर्यायवाची हैं? बहुत बढ़िया। अब अगर आपने टॉपिक वाइज सीरीज नहीं की तो कर लीजिए। आग के पर्यायवाची हैं। मैं 350 पर्यायवाची लेकर आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, हमारी सीरीज चल रही है रात्रि 9 बजे, महत्वपूर्ण 350। उससे बाहर पर्यायवाची एसएससी जीडी तो छोड़िए, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लगभग वहीं से प्रश्न बनना है। रात्रि 9 बजे कंप्लीट हिंदी करा रहा हूँ, जुड़ जाइए टॉपिक वाइज, 7000 प्रश्न। चलिए, क्रियार्थक, क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्रियार्थक संज्ञा के रूप में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? सर कौन सा हुआ है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सर कथन, यह कथन क्रियार्थक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है।
कथन काय में प्रयोग हुआ है? क्रियार्थक क्रिया के रूप में, क्रियार्थक क्रिया के रूप में। ठीक है, कथन शब्द। चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। प्रत्युक्त शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्य नहीं है? बताइए कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्य नहीं है? क्या आप बता पाएंगे? सर सम्मानित में इत प्रत्यय है, बिल्कुल है। अनुकरणीय में ईय प्रत्यय है, बिल्कुल है। देहिक में इक प्रत्यय है, बिल्कुल है। लेकिन अचानक में कोई प्रत्यय नहीं है, ये प्रत्युक्त शब्द नहीं है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और बताइए 44वां प्रश्न अलंकार से है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, पू पंछिन ना मार। तो कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? सर इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए हमारे 4-5 प्रश्न और हैं, 4-5 प्रश्न और हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? बताइए रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताइए। सर रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। कहाँ का है? जापानी भाषा का। और अगला शानदार प्रश्न है कि आह किस प्रकार का अव्यय भेद है? ये सर विस्मयादि बोधक है। आह विस्मयादि बोधक है। और विस्मयादि बोधक में कई भेद होते हैं। उसी विस्मयादि बोधक का एक भेद है भावादि बोधक, है ना, भावादि बोधक। तो आ भावादि बोधक शब्द है। और एक ये अव्यय है, एक ये क्या है? एक ये अव्यय है। और चलिए अगले प्रश्न पर कि कौन सा संज्ञा उपवाक्य नहीं है? अच्छा संज्ञा उपवाक्य है। कौन सा संज्ञा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य का मतलब है जहां पर आपको कर्ता दिख जाए। वाक्य में जहां पर कोई कहने वाला दिख जाए, समझ लेना वह संज्ञा उपवाक्य है। कहने वाला संज्ञा उपवाक्य होता है। गुरु जी ने कहा कि कल मत आना, ये संज्ञा उपवाक्य है। गुरु जी ने कहा कल मत आना, तो ये गुरु जी ने कहा ये वाला संज्ञा उपवाक्य है। और पूरा वाक्य ये मिश्रित वाक्य है। पूरा वाक्य कौन सा है? मिश्रित। और बी में संज्ञा उपवाक्य है। चलिए बढ़ जाइए, बताइए आस्तिक संक्षिप्तीकरण है। आस्तिक संक्षिप्तीकरण है। आस्तिक का मतलब क्या होता है? सर आस्तिक का मतलब है ईश्वर के प्रति आस्थावान। ईश्वर के प्रति जो आस्थावान है वह आस्तिक है, और ईश्वर के प्रति जो आस्थावान नहीं है वह नास्तिक है। 2 प्रश्न और हैं हमारे, 2 प्रश्न और हैं। बताइए, बताइए कि विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? अलमारी। अलमारी विदेशी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ये जापानी भाषा का शब्द है। अलमारी जापानी भाषा का शब्द है, चूंकि ये विदेशी है। रिक्शा भी जापानी भाषा का शब्द है। रट लीजिए, अलमारी और रिक्शा जापानी भाषा के शब्द हैं। और बहुत अधिक क्रोधित होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सर बहुत अधिक क्रोधित होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ होगा आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब बहुत अधिक क्रोधित होना। 25 प्रीवियस ईयर प्रश्न हमने समाप्त किए। बेहतरीन 25 प्रश्न। आपके एग्जाम में कितने आएंगे? सिर्फ 20 हिंदी के प्रश्न। हम लोग 25 का अभ्यास करते हैं रोज। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर से इसी समय मिलते हैं नए 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।